क्या आपने कभी अपने अंदर छिपे अंधेरे को महसूस किया है? वो गुस्सा, जलन, डर जिसे आप दुनिया से छुपाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो भावनाएं आप दबाते हैं वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। अगर आप खुद को सच में जानना चाहते हैं तो इस छाया से टकराना सीखिए। नमस्कार, बुक रेडियंस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है जीवन को नई दिशा देने वाली बुक समरी। हेलो दोस्तों, आज जो बुक समरी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसको लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। पहला नियम, तर्कहीनता का नियम, अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाएं। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसान खुद को तर्कसंगत, रैशनल मानता है, लेकिन असल में हमारे ज्यादातर निर्णय और व्यवहार भावनाओं से संचालित होते हैं। यह अध्याय हमें यह पहचानने और समझने में मदद करता है कि कैसे भावनाएं हमारे निर्णयों पर हावी होती हैं और हम कैसे धीरे धीरे अपने भीतर एक भावनात्मक संतुलन विकसित कर सकते हैं। भावनाओं का प्रभाव, हर इंसान का स्वभाव है कि वह तर्कसंगत सोच रहा है, लेकिन जब वह किसी कठिन या दबाव की स्थिति में होता है तो भावनाएं सबसे पहले प्रतिक्रिया देती हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम तर्क से पहले गुस्से, डर या चिंता से प्रतिक्रिया करते हैं। हमारा मस्तिष्क पहले भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है, फिर बाद में उसे तर्क से सही ठहराने की कोशिश करता है। भावनात्मक नियंत्रण क्यों जरूरी है? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण ना होना ही सबसे बड़ी कमजोरी है, खासकर अगर आप नेतृत्व की स्थिति में हैं या दूसरों से प्रभावी संबंध बनाना चाहते हैं। जब हम अपनी भावनाओं के अधीन होते हैं तब हम दूसरों के द्वारा आसानी से प्रभावित, नियंत्रित या भटकाए जा सकते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण, पेरिक्लीस। ग्रीन इस अध्याय में प्राचीन एथेंस के नेता पेरिक्लीस का उदाहरण देते हैं। पेरिक्लीस को गुस्सा या उत्तेजना में प्रतिक्रिया देने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचने के लिए जाना जाता था। वह किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले खुद को भावनात्मक रूप से शांत करता था, जिससे उसके निर्णय गहराई और विवेकपूर्ण होते थे। इससे उसने जनता का भरोसा जीता और एथेंस को एक शक्तिशाली लोकतंत्र में बदला। आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक जागरूकता। यह अध्याय यह भी बताता है कि यदि हम खुद की भावनात्मक प्रवृत्तियों को पहचानना और समझना शुरू करें तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, बल्कि एक आदत के रूप में विकसित होती है। जब आप किसी निर्णय या प्रतिक्रिया में खुद से यह सवाल पूछें, मैं अभी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, तो आप भावनात्मक आवेग से बाहर निकलकर तर्कसंगत स्थिति में आ सकते हैं। व्यवहारिक रणनीतियां। भावनात्मक ट्रिगर पहचानें। कौन सी चीजें आपको उत्तेजित करती हैं, गुस्सा दिलाती है, असहाय बनाती हैं। रिएक्ट मत करें, रेस्पॉन्ड करें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुकें, सोचें, फिर जवाब दें। भावनात्मक दूरी बनाएं। किसी भी कठिन स्थिति में खुद को थोड़े समय के लिए भावनात्मक रूप से अलग कर लें। इससे स्पष्टता आती है। जर्नलिंग करें। दिन में एक बार यह लिखें कि आपने कहां पर भावनात्मक निर्णय लिया और उसका क्या असर हुआ। दीर्घकालिक लाभ। यदि कोई व्यक्ति इस नियम को अपनी आदत में शामिल कर ले तो वह अधिक स्थिर, प्रभावशाली और नेतृत्वशील बन सकता है। ऐसी स्थिति में वह न केवल खुद को बेहतर समझ पाता है, बल्कि दूसरों के व्यवहार को भी अधिक स्पष्टता से देख पाता है। मास्टर योर इमोशनल सेल्फ हमें यह सिखाता है कि सच्ची ताकत भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर नियंत्रित करने में है। जब आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं, तब आप दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी, शांत और दूरदर्शी बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अगले पाठ का सारांश भी दे सकता हूं, या इन विचारों को आपकी जिंदगी में कैसे लागू करें उस पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरा नियम, आत्ममोह का नियम। आत्म प्रेम को सहानुभूति में बदलें। द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में बताते हैं कि हर इंसान में नार्सिसिज्म आत्ममोह की प्रवृत्ति मौजूद होती है। यह एक स्पेक्ट्रम, रेंज में होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा आत्मकेंद्रित होते हैं, जबकि कुछ में यह बहुत हल्का होता है। मुख्य संदेश यह है कि हमें इस आत्मकेंद्रितता को पहचानकर उसे सहानुभूति, एम्पैथी में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। क्या है नार्सिसिज्म? आत्ममोह। नार्सिसिज्म वह अवस्था है
जिसमें व्यक्ति खुद को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है, दूसरों की भावनाओं की अनदेखी करता है और हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखता है। हालांकि रॉबर्ट ग्रीन इसे पूरी तरह बुरा नहीं मानते, वे इसे प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति बताते हैं। लेकिन जब यह संतुलन बिगाड़ देता है, तब यह रिश्तों, करियर और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। हेल्थी नार्सिसिज्म बनाम डीप नार्सिसिज्म। डीप नार्सिसिस्ट, यह लोग आत्मकेंद्रित होते हैं, उन्हें दूसरों की भावनाएं समझ नहीं आती और वे अक्सर दूसरों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। हेल्थी नार्सिसिस्ट, ये लोग आत्म जागरूक होते हैं, आत्मसम्मान रखते हैं, लेकिन दूसरों की जरूरतों को भी समझते हैं। यही लोग अपनी ऊर्जा को सहानुभूति और रचनात्मकता में बदलते हैं। इतिहास से उदाहरण, रिचर्ड निक्सन और एलियंस एम्पैथेटिक लीडर रॉबर्ट ग्रीन दो विपरीत उदाहरण देते हैं। रिचर्ड निक्सन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। ग्रीन बताते हैं कि निक्सन अत्यधिक नार्सिसिस्ट थे। वे हर आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानते थे, दूसरों पर विश्वास नहीं करते थे और उनके निर्णयों में आत्मकेंद्रितता ज्यादा थी। अंततः उनके यही गुण उनके पतन का कारण बने। अर्नेस्ट शैकलटन, पोलर एक्सप्लोरर। विपरीत उदाहरण, जब उनकी टीम अंटार्कटिका में फंस गई तो उन्होंने खुद को नहीं बल्कि अपनी टीम के जीवन को प्राथमिकता दी। यह सहानुभूति आधारित नेतृत्व का उदाहरण है। कैसे बदलें आत्ममोह को सहानुभूति में? 1. स्वयं के प्रति सजगता, सेल्फ अवेयरनेस। पहले यह जानें कि आपकी सोच और बातचीत में कितनी आत्मकेंद्रितता है। क्या आप ज्यादातर मैं से शुरुआत करते हैं? 2. दूसरों के नजरिए से सोचें, पर्सपेक्टिव टेकिंग। अपनी जगह छोड़कर दूसरों के अनुभवों और भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करें। 3. धैर्यपूर्वक सुनना सीखें। लोग अक्सर अपनी बात कहने में जल्दबाजी करते हैं। सहानुभूति तब पैदा होती है जब आप बिना जज किए सुनते हैं। 4. दूसरों की उपलब्धियों का सम्मान करें। अगर आप हर समय खुद को बेहतर साबित करने में लगे रहते हैं तो यह नार्सिसिज्म को बढ़ाता है। दूसरों की सफलता को सराहना सीखें। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जिन लोगों में सच्ची सहानुभूति होती है वे सामाजिक रूप से ज्यादा सफल होते हैं। वे बेहतर नेता बनते हैं, बेहतर पार्टनर बनते हैं और उन्हें गहरा आत्मसंतोष मिलता है। सहानुभूति कोई कमजोरी नहीं है, यह एक रणनीतिक ताकत है। यह दूसरों को समझने, उनके व्यवहार को पढ़ने और जटिल परिस्थितियों को कुशलता से संभालने की कुंजी है। हर इंसान के भीतर आत्ममोह मौजूद है, लेकिन यदि हम इसे पहचान कर उस ऊर्जा को दूसरों से जुड़ने और उनकी भावनाओं को समझने में लगाएं, तो यह हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अपने आप को इतना समझो कि तुम दूसरों को समझ सको। यही इस पाठ का सार है। तीसरा नियम, भूमिका निभाने का नियम। लोगों के चेहरे पर लगे नकाब को पहचानें। लेसन 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में यह बताते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपने असली व्यक्तित्व को नहीं दिखाते। वे समाज में अपने हितों की रक्षा के लिए अलग अलग भूमिकाएं, रोल्स निभाते हैं और चेहरे पर नकाब, मास्क लगाए रहते हैं। यह नकाब उनके असली इरादों, भावनाओं और कमजोरियों को छुपाते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि आप इन नकाबों को पहचानना और उनके पीछे छिपे सच्चे स्वभाव को देखना सीख जाएं, तो आप बहुत हद तक धोखे, भ्रम और गलत निर्णयों से बच सकते हैं। लोग क्यों नकाब पहनते हैं? सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए, अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। हर इंसान किसी न किसी स्तर पर एक भूमिका निभा रहा होता है, चाहे वह एक अच्छा कर्मचारी, वफादार दोस्त, उदार बॉस या संवेदनशील प्रेमी हो। लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनका असली स्वभाव भी वैसा ही हो। इतिहास से उदाहरण, लुई ट्रॉताइन और अदालत के दरबारी रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में फ्रांस के राजा लुई ट्रॉताइन और उनके दरबार का उदाहरण देते हैं। दरबार में हर व्यक्ति दिखावे और चालाकी से भरी भूमिका निभाता था। कोई खुद को विनम्र दिखाता, कोई बहादुर तो कोई धार्मिक, लेकिन उनके असली इरादे थे शक्ति, पैसा और प्रभाव हासिल करना। लुई 98 ने इन नकाबों को भांपना और उनका उपयोग करना बखूबी सीखा। उसने इन दरबारियों को एक खेल की तरह देखा जिससे वह सत्ता में बना रहा। कैसे पहचानें नकली चेहरों को? 1. शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दें। लोग कुछ और कह सकते हैं, लेकिन उनका शरीर भाषा, आंखों की हरकत, चेहरे की बनावट और आवाज की टोन उनका असली मन बताती है। 2.
भावनात्मक प्रतिक्रिया का विश्लेषण करें। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा, मिलनसार या आत्मविश्वासी दिखे तो यह जांचें कि यह स्वाभाविक है या ओढ़ा गया है। 3. लंबे समय में लगातार व्यवहार को ट्रैक करें। लोग नकाब को लंबे समय तक नहीं छुपा सकते। समय के साथ उनका असली चेहरा बाहर आता है। धैर्य रखें और उनकी संगति में लगातार निरीक्षण करें। 4. छोटे संकेत पहचानें। छोटी बातों में अक्सर बड़ा सच छिपा होता है, जैसे किसी का दूसरों से बात करने का तरीका, दूसरों के लिए आदर, अवमानना या संकट के समय की प्रतिक्रिया। आप कैसे बेहतर मास्क रीडर बन सकते हैं? जजमेंटल होने के बजाय ऑब्जर्वर बने। खुद को शांत रखें ताकि दूसरों की बेचैनी जाहिर हो सके। ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनें और देखें। अभिनय और धोखे की कला को समझें। यह खुद को बचाने के लिए जरूरी है। लोग वही नहीं होते जो वे दिखाते हैं। यह नियम सिखाता है कि दुनिया एक मंच है और हर व्यक्ति एक कलाकार। अगर आप दूसरों के नकाब को पहचानना सीख जाएं, तो आप अधिक चौकस, सतर्क और प्रभावी बन सकते हैं, चाहे वह बिजनेस हो, राजनीति या व्यक्तिगत संबंध। अंततः यह नियम आपको सच्ची समझ और मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्ता विकसित करने की दिशा में ले जाता है। चौथा नियम, बाध्यकारी व्यवहार का नियम, लोगों के चरित्र की गहराई को पहचानें। लेसन 4, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन हमें यह सिखाते हैं कि किसी इंसान का सच्चा चरित्र, कैरेक्टर कैसे पहचाना जाए, यानी कि जब वे दबाव में हों तब वे किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। लोग अपने शब्दों और छवि से आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन उनका व्यवहार के पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर और पुरानी आदतें अक्सर उनकी सच्चाई उजागर करती हैं। चरित्र क्या होता है? चरित्र किसी व्यक्ति की गहरी आदतों, मूल्यों और मानसिक संरचना का नाम है। यह उनके विचारों, प्रतिक्रियाओं और प्राथमिकताओं से बनता है और समय के साथ यह लगभग स्थिर हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि को बदल सकता है, लेकिन अपने अंदरूनी स्वभाव को बदलना कठिन होता है। कंपल्सिव बिहेवियर, बाध्यकारी व्यवहार क्या है? कुछ लोग बार बार एक ही प्रकार की गलती करते हैं या एक जैसे नकारात्मक रिश्तों में पड़ते हैं। यह कंपल्सिव बिहेवियर कहलाता है, यानी ऐसा व्यवहार जिसे वे जाने अनजाने दोहराते रहते हैं, भले ही वह नुकसानदायक क्यों न हो। ग्रीन कहते हैं कि यह व्यवहार एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है, व्यक्ति की एक खास पहचान जो उसे बार बार उसी दिशा में ले जाती है। कैसे पहचानें किसी के चरित्र की गहराई? 1. उनके अतीत की कहानियों को गौर से सुने। लोग अक्सर खुद के बारे में कहानियां सुनाते हैं, जैसे सबने मेरे साथ धोखा किया या मुझे हमेशा गलत समझा गया। यह उनके सोचने के तरीके और दोहराए गए अनुभवों को दर्शाता है। 2. उनकी प्रतिक्रियाएं देखें, खासकर जब वे नियंत्रण में नहीं होते। गुस्सा, जलन, निराशा, ये सब चरित्र को उजागर करते हैं। 3. छोटे कामों में ईमानदारी की जांच करें, जैसे समय पर पहुंचना, वादे निभाना, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना। ये उनके अंदर की स्थायी प्रवृत्तियों को दिखाते हैं। 4. समय का परीक्षण करें। कुछ लोगों की असलियत केवल समय के साथ सामने आती है। उनके व्यवहार को लंबी अवधि में देखें। चरित्र की 3 प्रमुख श्रेणियां। उच्च चरित्र वाले लोग जिम्मेदार, स्थिर, आत्मजागरूक, संकट में मजबूत बने रहते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। कमजोर चरित्र वाले लोग जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, अस्थिर होते हैं, आलोचना सहन नहीं कर पाते, बाहरी छवि पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बाध्यकारी प्रवृत्ति वाले लोग एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, खुद को सुधारने की बजाय दूसरों को दोष देते हैं। इतिहास से उदाहरण, हावर्ड ह्यूज एक प्रतिभाशाली बिजनेस टाइकून थे, लेकिन उनका चरित्र अस्थिर और डर से भरा हुआ था। शुरुआती सफलताओं के बावजूद उनकी बाध्यकारी आदतें, जैसे सफाई का पागलपन, दूसरों पर अविश्वास, अकेलेपन की आदत, ने अंततः उन्हें बर्बादी की ओर धकेल दिया। उनकी कहानी यह दिखाती है कि प्रतिभा या पैसा चरित्र की कमी को नहीं छुपा सकते। चरित्र किस्मत को आकार देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि यदि आप लोगों की आंतरिक प्रवृत्तियों को पढ़ना और समझना सीख जाएं, तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, व्यापार हो या जीवन साथी चुनना। किसी की आकर्षक छवि से भ्रमित न हो, बल्कि यह देखें कि उनका स्वभाव, आदतें और प्रतिक्रियाएं कैसी हैं। यही सच्चे चरित्र का आईना होती है। 5वां नियम, लालसा का नियम, स्वयं को एक रहस्यमयी आकर्षण का केंद्र बनाएं।
Lesson 5. The Law of Covetousness. Become an elusive object of desire. इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान हमेशा उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो उसके पास नहीं है। जो चीजें आसानी से उपलब्ध होती हैं, वे जल्दी अपनी चमक खो देती हैं। वहीं जो चीजें दुर्लभ, रहस्यमयी या मुश्किल से मिलने वाली होती हैं, उनकी लालसा कई गुना बढ़ जाती है। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे आप स्वयं को ऐसा बना सकते हैं कि लोग आपकी ओर खिंचाव महसूस करें, न सिर्फ आकर्षण के लिए बल्कि व्यवसाय, नेतृत्व और रिश्तों में भी। क्या है लालसा, कविटसनेस? यह वो भावना है जिसमें व्यक्ति किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा करता है, सिर्फ इसलिए कि वह चीज उसके पास नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान की सबसे गहरी प्रवृत्तियों में से एक है, जिसे समाज, मीडिया और मार्केटिंग भी लगातार भड़काते हैं। रहस्य, आश्चर्य, आकर्षण। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें, आपके पीछे आएं या आपसे प्रभावित हों, तो खुद को पूरी तरह से उजागर न करें। जितना ज्यादा आप रहस्यमयी रहेंगे, उतना ही अधिक लोग आपके बारे में जानने और पास आने की कोशिश करेंगे। लोगों में आकर्षण जगाने की रणनीतियां। 1. स्वयं को पूरी तरह उपलब्ध न बनाएं। जो लोग हमेशा आसानी से मिल जाते हैं, उनकी कद्र कम होती है। अपनी उपस्थिति को सीमित और उद्देश्यपूर्ण बनाएं। 2. रहस्य बनाकर रखें। अपने विचार, योजनाएं और निजी जीवन का हर पहलू तुरंत न बताएं। कुछ बातें अधूरी और अस्पष्ट छोड़ देना लोगों में जिज्ञासा जगाता है। 3. दूसरों की लालसाओं को समझें। जिस व्यक्ति से आप संबंध बना रहे हैं, उसकी गहरी इच्छाओं और कमजोरियों को समझें, फिर खुद को उस ख्वाहिश की तरह प्रस्तुत करें। 4. प्रत्याशा, एंटिसिपेशन पैदा करें। अपनी उपस्थिति या निर्णय को धीरे धीरे प्रकट करें। जैसे फिल्म के ट्रेलर उत्सुकता बढ़ाते हैं, वैसे ही आप भी अपने पूरा खुलने की प्रक्रिया को धीरे करें। मानव स्वभाव और तुलना। इंसान हमेशा तुलना करता है, दूसरों के पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं। ये तुलना अक्सर दूसरों की चीजों को ज्यादा आकर्षक बनाती है। ग्रीन बताते हैं कि सफल लोग इस प्रवृत्ति का इस्तेमाल करके खुद को लालसा का स्रोत बना लेते हैं। इतिहास से उदाहरण: कोको शनेल, फैशन डिजाइनर। कोको शनेल ने खुद को रहस्यमयी और उच्च वर्ग का प्रतीक बनाकर अपनी ब्रांड को एक डिजायरेबल ऑब्जेक्ट में बदला। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनका व्यक्तित्व पूरी तरह समझा न जाए, जिससे उनका ब्रांड और अधिक प्रतिष्ठित और वांछनीय बन गया। सावधानियां: रहस्य और दुर्लभता अहंकार या घमंड में न बदलें। लालसा जगाना अच्छा है, लेकिन झूठ या धोखा इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। संतुलन बनाए रखें। ज्यादा दूरी भी लोगों को हटा सकती है। चीजें उतनी ही वांछनीय लगती हैं जितनी वे दुर्लभ और रहस्यमयी हों। यदि आप खुद को हर समय सबके सामने पूरी तरह रख देते हैं, तो आप अपनी चमक खो सकते हैं। लेकिन अगर आप रणनीति से काम लें, अपनी मौजूदगी, विचार और ऊर्जा को सीमित व प्रभावशाली बनाएं, तो आप लोगों के मन में एक गहरी लालसा पैदा कर सकते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि कैसे खुद को एक आकर्षण का केंद्र बनाया जाए, बिना दिखावा किए, सिर्फ समझदारी और आत्मनियंत्रण से। 6वां नियम, अदूरदर्शिता का नियम। अपने दृष्टिकोण को ऊंचा उठाइए। लेसन 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। लेसन 6 का हिंदी में सारांश, लगभग 600 शब्दों में। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन यह बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन और निर्णयों में अदूरदर्शी, शॉर्ट साइटेड होते हैं। वे केवल तत्काल लाभ, अभी की समस्या या तुरंत की प्रतिक्रिया को देखते हैं, लेकिन लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग की कमी होती है। यह नियम हमें सिखाता है कि कैसे हम इस स्वाभाविक मानवीय कमजोरी को पहचानें और उससे ऊपर उठें। यदि आप दीर्घ दृष्टि, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग विकसित कर लें, तो आप दूसरों से कहीं आगे सोचने और निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। अदूरदर्शिता क्यों खतरनाक है? जब हम केवल अभी की समस्याओं पर ध्यान देते हैं, तो हम दीर्घकालिक परिणामों की अनदेखी करते हैं। अदूरदर्शी लोग तुरंत लाभ या संतोष चाहते हैं, जैसे जल्द पैसे कमाना, किसी तर्क में तुरंत जीतना या जल्द निर्णय लेना। इससे वे जल्द ही पछतावे, गलत निवेश और रिश्तों में तनाव का शिकार हो जाते हैं। दीर्घदृष्टि, लॉन्ग टर्म विजन के फायदे: आप समस्याओं की जड़ को समझ पाते हैं। आपका हर निर्णय एक बड़े उद्देश्य की दिशा में होता है। आप भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठकर
रणनीतिक रूप से सोचते हैं। इतिहास से उदाहरण मोशे दयान, ग्रीन। इस अध्याय में इजरायली जनरल मोशे डयान का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने युद्ध और राजनीति में लंबी सोच का इस्तेमाल किया। जब उनके सैनिकों पर हमला हुआ तो उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई के बजाय परिस्थिति का विश्लेषण किया और लंबे रणनीतिक लाभ के लिए प्रतीक्षा की। इस प्रकार उन्होंने अपने दुश्मनों पर न केवल जीत पाई, बल्कि भविष्य में अपने देश के लिए बेहतर स्थिति तैयार की। कैसे विकसित करें दीर्घदृष्टि? वाइग, वर्तमान से थोड़ा पीछे हटें। हर स्थिति में खुद से पूछें, इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। 2. रणनीतिक उद्देश्य तय करें। अपने जीवन, करियर या रिश्तों में एक बड़ा लक्ष्य तय करें, फिर हर कदम उस दिशा में रखें। 3. अन्य लोगों की अदूरदर्शिता पहचानें। जब लोग जल्दबाजी में काम करें तो उसे देखें, समझें और उनसे सीखें कि क्या नहीं करना है। 4. धैर्य और प्रतीक्षा की शक्ति अपनाएं। लंबे समय तक शांत रहकर देखने की क्षमता विकसित करें। यह आपको अंदर से स्थिर बनाता है। अदूरदर्शिता के संकेत: छोटी असफलता या आलोचना से हिल जाना, तुरंत प्रतिक्रिया देना, किसी बात पर बिना सोच विचार निर्णय लेना, वर्तमान लाभ को भविष्य के नुकसान से ज्यादा महत्व देना। छोटी सोच बनाम बड़ी सोच। अदूरदर्शी सोच दीर्घदृष्टि, भावनात्मक तर्कसंगतता का लिख लाभ, दीर्घकालिक सफलता, जल्दबाजी, रणनीतिक प्रतीक्षा, आत्मकेंद्रित व्यापक दृष्टिकोण। यदि आप ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो दूर तक देखना सीखें। यह अध्याय सिखाता है कि तत्काल प्रतिक्रियाओं और जल्द फैसलों से ऊपर उठकर कैसे सोच को ऊंचाई दी जाए। जब आप एक रणनीतिक सोच अपनाते हैं तो आप न केवल जीवन की अनिश्चितताओं से बचते हैं, बल्कि दूसरों की तुलना में कहीं अधिक समझदारी से आगे बढ़ते हैं। दीर्घदृष्टि आपकी सबसे शक्तिशाली मानसिक आदत बन सकती है, बस अगर आप अभ्यास करें। 7वां नियम, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति का नियम। लोगों की राय का सम्मान करके उनकी प्रतिरोधकता को कम करें। लेसन 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। Soften people's resistance by confirming their self-opinion, रॉबर्ट ग्रीन। इस अध्याय में समझाते हैं कि इंसान स्वभाव से रक्षात्मक, डिफेंसिव होता है। जब कोई उसकी सोच, दृष्टिकोण या आत्मसम्मान को चुनौती देता है तो वह प्रतिक्रिया स्वरूप या तो गुस्सा करता है, या दूरी बना लेता है, या विरोध करता है, चाहे वह कार्यस्थल पर हो, रिश्तों में या समाज में। यदि आप लोगों की राय या आत्मछवि पर हमला करेंगे तो वे आपकी बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस नियम का सार है, यदि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो पहले उनकी स्वछवि, सेल्फ ओपिनियन को सम्मान दें। मानव स्वभाव, आत्मसुरक्षा। पहले हर व्यक्ति के अंदर एक छिपी हुई मैं कौन हूं की भावना होती है। मैं समझदार हूं, मैं मेहनती हूं, मैं ईमानदार हूं। जब आप उसकी बात को सीधे काटते हैं या उसकी आलोचना करते हैं तो यह उस व्यक्ति की आंतरिक पहचान पर हमला बन जाता है। परिणाम स्वरूप वह आपकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता, चाहे वह 100% सही क्यों ना हो। लोगों से सहमति कैसे बनाएं? 1. उनकी छवि को स्वीकार करें। जब आप किसी को ऐसा महसूस कराते हैं कि आप उसे समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वह आपके प्रति अधिक खुला हो जाता है। 2. सीधी टक्कर से बचें। यदि आपको असहमति जतानी है तो ऐसा न लगे कि आप हमला कर रहे हैं। बात को प्रश्न या सुझाव की तरह रखें। 3. उनकी भावनाओं को महत्व दें। कई बार लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से संचालित होते हैं। यदि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं तो वे आपकी बात ज्यादा आसानी से सुनते हैं। 4. उनके दृष्टिकोण से सोचें। लोग खुद को न्यायसंगत मानते हैं, इसीलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उनकी दुनिया को पहले समझें, फिर धीरे धीरे अपना विचार प्रस्तुत करें। इतिहास से उदाहरण, अब्राहम लिंकन। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में अब्राहम लिंकन का उदाहरण देते हैं, जो आलोचना और असहमति को संभालने में माहिर थे। वे विरोधियों से सीधा संघर्ष करने की बजाय उन्हें सम्मान और समझ के साथ जवाब देते थे। इसका नतीजा यह था कि वे कठिन परिस्थितियों में भी समर्थन हासिल करने में सफल रहते थे। जब आप लोगों को बदलना चाहें तो उन्हें ऐसा न लगे कि आप उन्हें गलत कह रहे हैं। पहले उनके नजरिए को समझें, फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में बीज बोएं। उन्हें यह महसूस होने दें कि वे खुद बदलना चाहते हैं, न कि आप उन्हें बदल रहे हैं। क्या नहीं करें? सार्वजनिक आलोचना। यह शर्म और क्रोध उत्पन्न करती है। व्यक्तिगत हमला।
इससे संवाद की जगह संघर्ष होता है। मैं सही हूं, तुम गलत वाला दृष्टिकोण, इससे सामने वाला तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। लोगों की दीवार को गिराना है तो हथौड़ा नहीं, समझदारी चाहिए। यदि आप लोगों से सहमति, समर्थन या बदलाव चाहते हैं तो पहले उनके अहंकार की रक्षा करें। उनकी आत्म छवि को चोट न पहुंचाकर आप उनका दिल जीत सकते हैं। यह नियम बताता है कि कैसे आप किसी भी बातचीत, बहस या संबंध को आक्रामक के बजाय रणनीतिक बना सकते हैं, जिससे आप लंबे समय तक प्रभावशाली रह सकें। 8वां नियम, आत्मविनाश का नियम, अपना रवैया बदलकर हालात बदलें। लेसन 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज, चेंज योर सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन यह बताते हैं कि हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में आने वाली बड़ी समस्याओं और असफलताओं के पीछे किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, भाग्य, समाज, परिवार, बॉस, सरकार। लेकिन अक्सर असली वजह हमारे अपने ही रवैये, एटीट्यूड और सोच के तरीकों में छिपी होती है। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश है, यदि आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो पहले अपने नजरिए और सोच को बदलिए। सेल्फ सैबोटाज, आत्मविनाश क्या है? यह तब होता है जब हम अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे नकारात्मक सोच, बार बार डर के कारण मौके छोड़ देना, आत्मसंदेह में फंस जाना, दूसरों को दोष देना पर खुद को नहीं देखना। इन आदतों के कारण हम अपनी ही प्रगति में रुकावट बन जाते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। अंदर की आवाज सबसे ताकतवर होती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इनर वॉइस, भीतर की आवाज होती है जो उसके फैसलों, रिश्तों और सोच को प्रभावित करती है। अगर यह आवाज लगातार कहती है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, दुनिया मेरे खिलाफ है, तो आप अपने ही जीवन के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। सोच बदलें, जीवन बदलेगा। वक्त, नकारात्मकता को पहचानें। हर बार जब आप खुद से नकारात्मक बात करें तो उसे लिखें और खुद से पूछें, क्या यह सच है या सिर्फ डर? 2, पीड़ित मानसिकता छोड़ें। अगर आप हमेशा खुद को विक्टिम, शिकार मानेंगे तो आप कभी समाधान नहीं खोज पाएंगे। आपको खुद को जिम्मेदार बनाना होगा। 3, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। सोचें कि हर समस्या एक सीख है, हर आलोचना एक मौका है और हर असफलता एक सीढ़ी है। यह रवैया आपको आगे बढ़ाएगा। 4, अपने दृष्टिकोण का अभ्यास करें। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं अपनी परिस्थिति बदल सकता हूं, मैंने पहले भी मुश्किलें झेली हैं और अब भी कर सकता हूं, मेरे पास विकल्प हैं। इतिहास से उदाहरण, एंटोन चेखव। ग्रीन रूसी लेखक एंटोन चेखव का उदाहरण देते हैं। वे एक गरीब और कठिन वातावरण में पले बढ़े, लेकिन उन्होंने कभी खुद को पीड़ित नहीं माना। उन्होंने अपने रवैये को बदलकर अपनी गरीबी, बीमारी और पारिवारिक मुश्किलों को रचनात्मक ऊर्जा में बदला और महान लेखक बन गए। सेल्फ सैबोटाज के संकेत, आप हमेशा बहाने बनाते हैं, आप जोखिम नहीं लेते, आप असफलता से डरते हैं, आप दूसरों से निरंतर तुलना करते हैं, आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है। आपका नजरिया आपकी नियति तय करता है। यह अध्याय सिखाता है कि बाहर की दुनिया को दोष देना आसान है, लेकिन अगर आप सच्चे बदलाव चाहते हैं तो अंदर की दुनिया को सुधारिए। आपका रवैया, आपका विश्वास और आपकी खुद से बातचीत ही आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्धारक है। यदि आप सोच बदलें तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है, और यही इस अध्याय का सार है। 9वां नियम, दमन का नियम, अपने अंधेरे पक्ष का सामना करें। लेसन 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन, कन्फ्रंट योर डार्क साइड। लेसन 9 का हिंदी में सारांश लगभग 600 शब्दों में। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत गहरी और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई को उजागर करते हैं कि हर इंसान के भीतर एक डार्क साइड, अंधेरा पक्ष होता है। ये वह हिस्सा है जिसमें हमारी दबाई गई इच्छाएं, गुस्सा, ईर्ष्या, वासना, घृणा और सत्ता की भूख छिपी होती है। समाज और संस्कार हमें सिखाते हैं कि इन भावनाओं को छिपाओ, दबाओ और उनसे भागो, लेकिन ग्रीन बताते हैं कि ऐसा करना हमें अंदर से और अधिक कमजोर, झूठा और कभी कभी विनाशकारी बना देता है। हम सबके अंदर एक छाया होती है। यह छाया, शैडो, वह हिस्सा है जो हम खुद को और दूसरों को नहीं दिखाते। यह हमारे बचपन के अनुभव, दमन की गई भावनाओं और अस्वीकृत विचारों से बनती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने इन भावनाओं को स्वीकार किया तो लोग हमें बुरा समझेंगे,
इसलिए हम उन्हें छिपा देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जो चीजें हम दबाते हैं वे कहीं और से अप्रत्याशित तरीके से फूट कर बाहर आती हैं, जैसे गुस्सा, मूढ़ी व्यवहार, हिंसा, आत्मविनाश या दूसरों को नीचा दिखाना। डार्क साइड से कैसे बचें नहीं, बल्कि उसका सामना करें। 1. अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानें। क्या आप जलन महसूस करते हैं? क्या आप दूसरों की सफलता से परेशान होते हैं? क्या आप खुद को श्रेष्ठ या हीन समझते हैं? इन सब का मतलब है कि आपकी छाया सक्रिय है। 2. उसे स्वीकार करें, न कि दबाएं। कहना सीखें, हाँ मैं गुस्सा हूं, हाँ मैं असुरक्षित महसूस करता हूं। जब आप भावनाओं को स्वीकार करते हैं तभी आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। 3. रचनात्मक दिशा दें। आपकी डार्क साइड में विशाल ऊर्जा होती है। अगर उसे नष्ट करने में न लगाकर सृजन, कला, नेतृत्व या प्रेरणा में बदला जाए तो यह आपको असाधारण बना सकती है। 4. दोहरी जिंदगी से बचें। जो लोग समाज में बहुत पवित्र या उदार दिखने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अंदर से दबे हुए और दोहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं। यह अंततः मनोवैज्ञानिक संकट पैदा करता है। इतिहास से उदाहरण: रिचर्ड निक्सन रॉबर्ट ग्रीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का उदाहरण देते हैं। बाहर से वह राष्ट्रवादी और गंभीर नेता थे, लेकिन अंदर से वे गुस्से, ईर्ष्या और असुरक्षा से भरे थे। इन दबाई गई भावनाओं ने वाटरगेट स्कैंडल में उनकी बर्बादी का रास्ता बनाया। अगर वे खुद की कमजोरियों का सामना करते और सही दिशा में काम लेते तो वे शायद महान नेता बन सकते थे। छाया को कैसे सकारात्मक बनाएं? अपने जीवन की विफलताओं, संघर्षों और भावनाओं को दर्शन का हिस्सा बनाएं। उसे स्वीकार करके आप दूसरों के प्रति भी अधिक संवेदनशील और समझदार बनते हैं। आपकी रचनात्मकता, नेतृत्व और आत्मज्ञान तब कई गुना बढ़ सकता है। अंधकार को देखकर आप डरें नहीं, उसे समझें, अपनाएं और दिशा दें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर इंसान के अंदर 2 चेहरे होते हैं, एक जिसे वो दुनिया को दिखाता है और एक जिसे वो खुद से भी छिपाता है। जो व्यक्ति इस छिपे हुए चेहरे से टकराने की हिम्मत करता है वही सच में मजबूत, प्रभावशाली और आत्मजागरूक बनता है। डर को पहचानें, दबाएं नहीं, तभी आप खुद को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। उत्साह और रहस्य के साथ, क्या आपने कभी अपने अंदर छिपे अंधेरे को महसूस किया है? वो गुस्सा, जलन, डर जिसे आप दुनिया से छुपाते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो भावनाएं आप दबाते हैं वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। अगर आप खुद को सच में जानना चाहते हैं तो इस छाया से टकराना सीखिए। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।